नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 दिसंबर सन 2025। आज पंचमी तिथि रात 8:42 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज 25 दिसंबर है। यह ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाने वाला दुनिया भर का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है। भारत में इस दिन राजपत्रित अवकाश होता है, जिससे कि स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहते हैं, यानी आज क्रिसमस डे है। इसी दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही आज सुशासन दिवस है। भारत में यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में कोहरे के साथ कोल्ड डे का अलर्ट हुआ जारी। 10 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रहेगी। 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। सोने चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। हरियाणा के हर थाने में होगी मंथली क्राइम रिव्यू मीटिंग। ADGP विर्क के निर्देश, विशेष अभियान चलाएं। संत रामपाल को मिलेगा किसान रत्न अवार्ड। जुलाना में 28 दिसंबर को सरपंच एसोसिएशन देगी। हरियाणा बोर्ड ने एचटेट की सूचना की जारी। शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन। 4 जनवरी होगी अंतिम तिथि। हरियाणा सीएम का कैबिनेट मीटिंग से पहले दिल्ली दौरा। मोदी व अमित शाह से मिलेंगे सैनी। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई। अब 7.15% शुरुआती रेट पर लोन मिलेगा। 825 से ज्यादा सिविल स्कोर वालों को पहुंचेगा अधिक फायदा। सिरसा MP कुमारी शैलजा बोली, किसानों को मुआवजा न देना चिंताजनक। घग्गर बांध टूटने से डूबी थी फसलें। करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम लंबित। जनवरी 2026 में देश भर में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार, 2 शनिवार और गणतंत्र दिवस के अलावा 9 छुट्टी। हरियाणा के कॉलेज व यूनिवर्सिटी को DHE के निर्देश, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिक्योर करें। पासवर्ड अपडेट और 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनिवार्य करें। CM नायब सिंह सैनी करेंगे राखी गढ़ी महोत्सव का शुभारंभ। 26 दिसंबर को 3 दिवसीय आयोजन में होंगे शामिल। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर लगेंगी 5 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर। 12 मीटर चौड़ा फुटब्रिज भी बनेगा। अरावली की 100 मीटर की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस। हांसी में सुशासन दिवस का आयोजन आज। सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना उद्देश्य। रेडमी नोट 15 भारत में 6 जनवरी को लॉन्च होगा। रेडमी पैड 2 टैबलेट भी आएगा। और अमेरिका की भारत को चेतावनी, चीन दोहरी चाल चल रहा। एक तरफ दिल्ली से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का आगाज हो चुका है। मौसम विभाग IMD ने और शीतलहर को लेकर प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट आने की संभावना जताई गई है। दिन का तापमान भी गिरेगा। मौसम विभाग ने विशेष रूप से 16 जिलों को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। कोहरे और शीतलहर को लेकर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पानीपत और सोनीपत जिले में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। तो वहीं 12 जिलों, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, फरीदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 27 दिसंबर तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाएगा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह सकती है। नारनौल अभी 6 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा है। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में रात का पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार है। तो वहीं 28 दिसंबर के बाद एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे बादल छा सकते हैं। हरियाणा बोर्ड की तरफ से एचटेट 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 जनवरी तय की गई है। अभ्यर्थी समय पर अपना फॉर्म भरकर परीक्षा में बैठ सकते हैं। हरियाणा बोर्ड भिवानी की तरफ से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा की तारीख घोषित किए बिना ही ऑनलाइन आवेदन निकाल दिए। 24 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं, जबकि फॉर्म में करेक्शन 5 जनवरी तक की जा सकती है। एचटेट की परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के लिए फीस का स्लैब बनाया गया है। इसमें SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड के JBT अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए, TGT के लिए 900 और PGT के लिए 1200 रुपए फीस लगेगी। तो वहीं जनरल और OBC के लिए JBT की 1000, TGT की 1800 और PGT के लिए 2400 रुपए फीस तय की गई है। जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, उनके लिए JBT की 1000, TGT की 1800 और PGT की 2400 रुपए फीस लगेगी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार को हरियाणा के पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य को विकास और सुरक्षा की नई दिशा दी। अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित सहकारी सम्मेलन से की, जिसके बाद वे ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा पुलिस के 5061 जवानों के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने न केवल प्रदेश के अन्नदाताओं की सराहना की, बल्कि पुलिस बल में शामिल हुए युवाओं को आधुनिक भारत का रक्षक भी बताया। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा गीता और हरि की भूमि है। उन्होंने इतिहास को याद करते हुए भावुक स्वर में कहा कि एक समय था जब भारत को अमेरिका से अपनी भूख मिटाने के लिए लाल गेहूं का आयात करना पड़ता था, लेकिन आज हरियाणा और पंजाब के परिश्रमी किसानों ने देश की तस्वीर बदल कर रख दी है। आज भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि पूरी दुनिया का पेट भरने में सक्षम भी है। उन्होंने खेलों और दूध उत्पादन में भी हरियाणा के अव्वल रहने की जमकर तारीफ की। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जब 5061 जवानों ने कदमताल की तो नजारा देखने लायक था। इस परेड का नेतृत्व जयंत की निशु और हांसी के मंजीत चहल ने किया। अमित शाह ने विशेष रूप से महिला शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि जब बेटियां सुरक्षा की पहली पंक्ति में खड़ी होती हैं, तो पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश जाता है। यह पहला ऐसा बैच है जो देश के नए आपराधिक कानूनों की ट्रेनिंग लेकर फील्ड में उतर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा हरियाणा के लिए बहुआयामी रहा। एक और जहां उन्होंने सहकारिता के माध्यम से किसानों और महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने का वायदा किया, तो वहीं दूसरी ओर एक शिक्षित और दक्ष पुलिस बल को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मीटिंग से पहले दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। वहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दरअसल नए साल पर सूबे में बोर्ड निगमों के चेयरमैनों के नाम का ऐलान किया जाना है। इन नामों को वैसे तो अंतिम रूप दिया जा चुका है, लेकिन सीएम सैनी इस बार आखिरी बार दिल्ली में मंथन करना चाहते हैं। इसके अलावा फरवरी मार्च में प्रस्तावित बजट सेशन पर सीएम चर्चा करना चाहते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने 1 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों पर भी चर्चा हो सकती है। इसी सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया है। हरियाणा के हर थाने में अब मंथली क्राइम रिव्यू मीटिंग हुआ करेगी। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जांच अधिकारियों और एसएचओ को संबंधित विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत करने और समय समय पर विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोका जाना चाहिए, क्योंकि अवैध खनन और अवैध शराब की बिक्री दोनों से सरकारी खजाने को काफी नुकसान होता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस स्टेशनों में दर्ज सभी मामलों के लिए मासिक अपराध समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और उनका समय पर निपटारा हो सके। एडीजीपी ने कहा कि शहरों के आसपास अनाधिकृत कॉलोनियों का विस्तार एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी में 26 से लेकर 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राखीगढ़ी महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे, जो कि 26 दिसंबर को बतौर मुख्य अतिथि राखीगढ़ी पहुंचने वाले हैं। उपायुक्त महेंद्र पाल ने कहा कि राखीगढ़ी महोत्सव जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री के आगमन के चलते इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि महोत्सव के दौरान आने वाले पर्यटकों, अतिथियों और आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा कुश्ती, कबड्डी, रस्साकसी, 100 मीटर दौड़ सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणवी लोक संस्कृति, लोक नृत्य और लोक गीतों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। वहीं शैक्षणिक गतिविधियों के जरिए राखीगढ़ी की ऐतिहासिक विरासत और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश से गुजर रही अरावली पर्वतमाला का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा के वन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी आरपी बलवान ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश को चुनौती दी है। इस सिफारिश में 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा, केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद इस मामले में सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अरावली पर्वतमाला गुजरात
से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, तो वहीं थार रेगिस्तान और उत्तरी मैदानों के बीच अवरोध के रूप में खड़ी है। इस पर्वतमाला के लिए 100 मीटर की परिभाषा इसके बड़े हिस्से को कानूनी संरक्षण के बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पर्यावरणीय भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमीन से लेकर 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाजें लगातार देश भर में उठ रही हैं। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी स्टेशन के हो रहे नव निर्माण पर 32 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च होंगे। यात्रियों के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए 5 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर लगाने के साथ ही सभी आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण और डीसीएम मुकेश रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण कार्य का अवलोकन करने पहुंचे। एग्जिट और एंट्री गेट भी अलग अलग होंगे, तो वहीं स्टेशन के अगले हिस्से में लाइट की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्लेटफॉर्म बदलने के लिए 12 मीटर चौड़ा फुटब्रिज बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के साथ प्रतीक्षा कक्ष और वीआईपी रूम का निर्माण भी किया जाएगा। शौचालय आधुनिक बनाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म के 6150 वर्ग मीटर क्षेत्र के सतह का नवीनीकरण किया जाएगा। स्टेशन पर ट्रेन सूचना बोर्ड और कोच संकेत बोर्ड भी लगाए जाएंगे। जुलाना में बारहा और सरपंच एसोसिएशन 28 दिसंबर को जेल में बंद संत रामपाल को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगी। यह सम्मान जुलाना क्षेत्र के सादीपुर गांव स्थित स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया जाएगा। जुलाना बारहा के प्रधान बसाऊ लाठर ने बताया कि हाल ही में क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण कई गाँव के खेतों में लंबे समय तक जल भराव बना रहा था। इस स्थिति से किसानों के खेत में खड़ी हुई फसलें खराब हो गई और रबी की बुआई भी प्रभावित हुई। सरकारी प्रयासों के बावजूद कई स्थानों से पानी नहीं निकल पाया था, तो इस गंभीर स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के सरपंचों ने संत रामपाल के आश्रम से संपर्क कर मदद का अनुरोध किया। संत रामपाल की टीम ने किसानों की समस्या पर तत्काल प्रभाव से ध्यान दिया और खेतों से पानी निकालने के लिए पाइपलाइन तथा मोटर की व्यवस्था करी। इस पहल के परिणाम स्वरूप प्रभावित गाँव में जल निकासी का कार्य तेजी से संपन्न हुआ, जिससे किसानों को महत्वपूर्ण राहत मिली। पानी निकलने के बाद किसानों ने समय पर गेहूं की बुआई कर ली, जिससे उन्हें संभावित बड़े आर्थिक नुकसान से बचाया जा सका। किसानों ने इस सहयोग के लिए संत रामपाल और उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसी क्रम में जुलाना बारहा और सरपंच एसोसिएशन ने 28 दिसंबर को संत रामपाल को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के किसान, पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा जिले से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाला मुआवजा अब तक नहीं मिल पाना अत्यंत गंभीर विषय है। किसानों के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में करोड़ों रुपए के बीमा क्लेम वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिससे कि किसान आर्थिक और मानसिक संकट में हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन उस समय न तो पर्याप्त प्रशासनिक सहायता मिली और न ही समय पर सर्वे किए गए। अब मुआवजे के समय फसल कटाई प्रयोग, तकनीकी आपत्तियों और बीमा कंपनियों की प्रतिक्रियाओं के नाम पर किसानों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के अनुसार भिवानी, सिरसा, नूंह और चरखे दादरी जैसे जिलों में बड़ी संख्या में किसानों के बीमा दावे लंबित पड़े हैं। कई किसानों ने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया और बार बार दफ्तरों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि किसान किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बल्कि अपने वैध अधिकार की मांग कर रहा है। प्राकृतिक आपदा किसान के नियंत्रण से बाहर होती है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह संवेदनशीलता के साथ राहत पहुंचाए। तो वहीं किसानों ने भी जल्द से जल्द मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। हरियाणा के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को हायर एजुकेशन निदेशालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पासवर्ड सुरक्षित करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश विशेष रूप से फेसबुक और एक्स यानी पूर्व में ट्विटर अकाउंट्स की सुरक्षा को लेकर दिए हैं। निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी संस्थान अपने आधिकारिक फेसबुक पेज और एक्स आईडी के पासवर्ड को समय समय पर अपडेट अवश्य करें। साथ ही अकाउंट्स को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से सुरक्षित बनाना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की साइबर हैकिंग या अनाधिकृत एक्सेस की संभावना को रोका जा सके। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा और अपडेट की नियमित जांच करे। यदि किसी लापरवाही के कारण कोई साइबर घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रबंधन की होगी। हाल ही में फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को इंडियन साइबर अलायंस नामक ग्रुप ने हैक कर लिया था। यह घटना 11 नवंबर को हुई थी। हैकर्स ने वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर एक चेतावनी संदेश छोड़ा, जिसमें लिखा था कि भारत में कट्टरपंथी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज अस्वीकार्य
है। हैकर्स ने अपने संदेश में लिखा, अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो शांति से रहिए, अगर जिहाद करना है तो पाकिस्तान चले जाइए। उन्होंने दावा किया कि वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। फिलहाल डेटा लीक की पुष्टि नहीं हुई है और साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक होने की घटना के बाद हायर एजुकेशन निदेशालय ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। एयर मुख्यालय गैर सार्वजनिक निधि सुब्रतो पार्क नई दिल्ली की तरफ से सीनियर व जूनियर सहायकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जूनियर सहायक के पदों के लिए प्रथम श्रेणी में न्यूनतम 60% से स्नातक पास तथा टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति व कंप्यूटर पर MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपका ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ज्यादा मुनाफे और अधिक उत्पादन के चक्कर में आज खेतों में अंधाधुंध कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नूंह जिले में इसके विपरीत देसी गेहूं की खेती दिल्ली NCR तक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। लोगों को खाने के लिए ऑर्गेनिक गेहूं की सुविधा मिल रही है। यहाँ उगाए जाने वाले अनाज को दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे NCR क्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक पसंद किया जा रहा है। दिल्ली NCR में रहने वाले बहुत से लोग जो देसी गेहूं खाना पसंद करते हैं वो नूंह से ही लेकर जाते हैं। यहाँ देसी गेहूं की खेती मुख्यतः नूंह, नगीना और पिनगवा के आसपास के गांव के किसान करते हैं। इन इलाकों के किसानों ने बताया कि वे देसी गेहूं की खेती में कीटनाशक और खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि नूंह की धरती में पैदा होने वाला देसी गेहूं C306 किस्म की पैदावार सबसे अच्छी होती है। इस किस्म के लिए ज्यादा सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पहले के मुकाबले देसी गेहूं की खेती के रकबे में कमी आई है, क्योंकि अन्य गेहूं के मुकाबले देसी गेहूं का उत्पादन कम रहता है। हालांकि फिर भी ऊंचा भाव काफी हद तक पैदावार की कमी को दूर कर देता है। कम पैदावार के बावजूद भी यहाँ हर साल की भांति इस बार भी हजारों एकड़ जमीन पर देसी गेहूं की फसल लहला रही है। नूंह और आसपास के क्षेत्र में उगाई जाने वाली देसी गेहूं में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद फायदेमंद होता है। इस गेहूं की रोटी मुलायम होती है, जो कि खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होती है। टेक कंपनी Xiaomi की सब ब्रांड Redmi 6 जनवरी को भारतीय बाजार में दो नए डिवाइस Redmi Note 15 स्मार्टफोन और Redmi Note 2 टैबलेट लॉन्च करने जा रही है। 5G स्मार्टफोन को 108 मेगापिक्सल कैमरा और 5520 mAh की बैटरी के साथ लोअर मिड बजट सेगमेंट में उतारा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Redmi Note 15 को 8GB रैम पर लॉन्च किया जाएगा, जिसे 2 स्टोरेज ऑप्शंस में खरीदा जा सकेगा। स्मार्टफोन के कुछ डिटेल्स कंपनी ने शेयर किए हैं और कुछ जानकारियां लीक में सामने आई हैं। लीक के अनुसार मोबाइल के 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 22,999 रुपए हो सकती है, तो वहीं 256GB मेमोरी वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपए रखी जा सकती है। फोन IP66 रेटिंग के साथ लाया जाएगा। इससे यह हल्की फुल्की पानी की बौछारों से सुरक्षित रहेगा। फोटोग्राफी के लिए Redmi Note 15 के बैक पैनल पर LED फ्लैश लाइट के साथ ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन वाला 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए मोबाइल में 5520 mAh की बैटरी दी जाएगी। कंपनी इसे 5 साल की बैटरी हेल्थ के साथ लेकर आ रही है। रेडमी का दावा है कि फुल चार्ज करने के बाद मोबाइल 1.5 से अधिक दिन तक काम कर सकता है। चार्ज करने के लिए इसमें 45 वाट फास्ट चार्जिंग तकनीक भी मिलेगी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 116 अंक नीचे यानी 85,408.70 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 35 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 26,142 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी के 50 में से 26 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। IT, PSU बैंक और फार्मा सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। तो वहीं सोने चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। सोना 344 रुपए बढ़कर 1,36,627 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 7,983 रुपए बढ़कर 2,18,983 रुपए प्रति किलोग्राम के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। बता दें कि 10 दिन में चांदी 30,703 रुपए महंगी हो चुकी है। 11 दिसंबर को इसकी कीमत 1,88,281 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,25,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे और चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे।